नमस्कार और स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम 7 सितंबर 2025 के आसपास की कुछ महत्वपूर्ण खबरों और घटनाक्रमों से जुड़े स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारा इरादा है इन विभिन्न स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी और समझ निकालना। हाँ। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की नीतियां हों या बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरण, नई जिम्मेदारियां हों या फिर संस्कृति और तकनीक की दुनिया की हलचल। बिल्कुल, कोशिश यही है कि कम समय में अहम बातें सामने रख सकें। एकदम सही। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज कई दिलचस्प पहलू हैं जिन पर हम गौर करेंगे। हाँ, जैसे दिल्ली सरकार की वो पहल है। हाँ, वही दिल्ली सरकार की एक अनूठी मानवीय पहल, या फिर दालों के उत्पादन को लेकर नीति आयोग का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य। काफी कुछ है समझने के लिए। जी। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रमों से। दिल्ली सरकार अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए एक विश्राम गृह पायलट योजना ला रही है। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। बताया जा रहा है कि सिर्फ 5 रुपए में बिस्तर, शौचालय और भोजन मिलेगा। पहली नजर में तो ये जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी राहत लगती है। हाँ, ये निश्चित रूप से शहरी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक अहम सामाजिक चुनौती को एड्रेस करने का प्रयास है। सही। अक्सर क्या होता है कि बड़े सरकारी अस्पतालों के पास दूर दराज से आए मरीजों के परिजनों के लिए रुकने की सस्ती और सुरक्षित जगह मिलना मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। तो ये पहल उस कमी को पूरा कर सकती है, लेकिन क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितने प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। और क्या ये टिकाऊ मॉडल बन पाएगा? बिल्कुल। क्या इसका मॉडल आर्थिक रूप से टिकाऊ है, जिसे भविष्य में बढ़ाया जा सके, ये देखना होगा। और राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी महत्वाकांक्षी योजना सामने आई है। नीति आयोग ने 2047 तक दालों का उत्पादन दुगना करने का लक्ष्य रखा है। हाँ, और 2030 तक आत्मनिर्भरता का भी। जी, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल, और यह भारत की खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि दालें तो हमारे यहाँ प्रोटीन का सबसे आसान सोर्स है। सबसे सुलभ और किफायती स्रोत। सही कहा आपने। आत्मनिर्भरता का मतलब होगा कि भाई आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। हाँ, सबसे जरूरी, किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम। हालांकि देखिए, इस लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ घोषणा काफी नहीं होगी। नहीं, वो तो है। इसके लिए कृषि तकनीक, सिंचाई, बेहतर बीज, भंडारण, वितरण प्रणाली, इन सब में बड़े पैमाने पर निवेश और सुधार की जरूरत होगी। ये आत्मनिर्भर भारत के विजन को सीधे खाद्य सुरक्षा से जोड़ता है। और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र रक्षा क्षेत्र में भी हो रहा है। DRDO ने 3 रक्षा सामग्रियों की उन्नत तकनीक दी है इंडस्ट्री को। जी, ये तकनीक हैदराबाद की DMRL लैब ने विकसित की है। ये रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक ठोस कदम है। बिल्कुल, संवेदनशील रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक विकसित करना और फिर उसे इंडस्ट्री को देना उत्पादन के लिए। हाँ, फिर उसे उत्पादन के लिए निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ट्रांसफर करना, ये पूरी प्रक्रिया भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करती है। सही। इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम होती है, बल्कि देश में ही हाईटेक रोजगार भी पैदा होते हैं। अब देखना यह होगा कि इंडस्ट्री इस तकनीक का कितनी तेजी से और प्रभावी ढंग से उत्पादन शुरू कर पाती है। तकनीक और भविष्य की ऊर्जा की बात करें तो तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पर एक हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरू की गई है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। हरित हाइड्रोजन आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल, इसे भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है, खासकर उन सेक्टर्स के लिए जिनका डीकार्बनाइजेशन मुश्किल है, जैसे भारी उद्योग और शिपिंग। अच्छा। और बंदरगाह तो ऊर्जा खपत के बड़े केंद्र होते ही हैं। तो तूतीकोरिन में इस परियोजना का शुरू होना भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और समुद्री क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये आगे चलकर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स में भी मदद करेगा। हाँ, ये भविष्य में बनने वाले ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स की नींव भी रख सकता है, जिसकी बात हम शायद आगे करें भी। अच्छा, अब थोड़ा अलग हटकर महाराष्ट्र से श्रम कानूनों में बदलाव की खबर है। सरकार ने कुछ सुधारों के तहत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है। ये अक्सर एक संवेदनशील मुद्दा होता है। निश्चित रूप से श्रम कानून सुधार हमेशा से बहस का केंद्र रहे हैं। इस तरह के बदलावों के पीछे अक्सर तर्क दिया जाता है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसानी होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। हाँ, ये तर्क तो आता है। वहीं दूसरी ओर श्रमिक संगठनों और कार्यकर्ताओं की चिंता होती है कि इससे श्रमिकों के अधिकारों, उनके स्वास्थ्य और कल्याण पर कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
तो संतुलन बनाना जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ महत्वपूर्ण है कि उत्पादकता बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के लक्ष्यों और श्रमिकों के हितों के रक्षा के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए। इस बदलाव के असल प्रभाव क्या होंगे, वो देखना पड़ेगा। निष्पक्ष रिपोर्टिंग और दक्षिण भारत से ही तमिलनाडु ने कई मोर्चों पर पहल की है। राज्य हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया। अच्छा, हॉक सिस्टम। इसके साथ ही नए अपराध रोधी नियम और अपनी राज्य शिक्षा नीति भी जारी की है। ये दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि राष्ट्रीय नीतियों के साथ साथ राज्य स्तर पर भी किस तरह इनोवेशन और पहल हो रही हैं। हॉक सिस्टम, जो शायद अपराध की निगरानी और विश्लेषण के लिए एक तकनीकी मंच है। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। वो पुलिसिंग को आधुनिक बनाने का प्रयास हो सकता है। वहीं राज्य शिक्षा नीति का आना ये सवाल उठाता है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ कैसे चलेगी या किन पहलुओं पर अलग होगी। हाँ, ये देखना होगा। ये शासन में मतलब संघवाद के पहलू को भी उजागर करता है। स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि पर अभिभावकों को वीटो का अधिकार देने वाला एक विधेयक भी चर्चा में है। ये दोनों ही मुद्दे सीधे तौर पर शहरी जीवन की गुणवत्ता और सामर्थ्य से जुड़े हैं। यूएस स्पेशल बसें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छात्रों के लिए ज्यादा सुलभ बनाने का प्रयास है। ट्रैफिक और प्रदूषण में भी मदद मिल सकती है। हाँ, शायद। दूसरी तरफ स्कूल फीस पर अभिभावक वीटो का मुद्दा, ये शिक्षा के निजीकरण, उसकी गुणवत्ता और लागत के जटिल संतुलन से जुड़ा है। हमेशा से ही ये एक समन्वयनशील विषय रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये सीधे परिवारों के बजट को प्रभावित करता है। हमेशा इस पर बहस होती है। चलिए अब जरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर नजर डालते हैं। एक अहम खबर है कि सिंगापुर ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य में गश्ती की योजना का समर्थन किया है। ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मलक्का जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। हाँ, ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, इस क्षेत्र में समुद्री डाकुओं और अन्य खतरों से निपटना वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। भारत और सिंगापुर का इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर सुरक्षा सहयोग बढ़ाना ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनकी बढ़ती साझेदारी और साझा इंटरेस्ट को दर्शाता है। यूक्रेन युद्ध के बाद की स्थिति से जुड़ी भी एक जानकारी है। बताया गया है कि 26 देश वहां संघर्ष के बाद सुरक्षा तैनाती के लिए तैयार हुए हैं। ये संघर्ष के बाद शांति स्थापना के जटिल काम को दिखाता है। किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो जरूरी होता है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी बहुत होंगी। हाँ, कई चुनौतियां होती हैं, जैसे विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना, मिशन का स्पष्ट मैंडेट होना, पर्याप्त संसाधन जुटाना और स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना। देखना होगा कि ये तैनाती कितनी प्रभावी होती है। बिना किसी का पक्ष लिए भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा सहयोग का एक और उदाहरण सामने आया है। उनके नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ। 32वां संस्करण, ये संख्या ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सही। इन दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी मजबूत और लगातार विकसित होती रक्षा साझेदारी का ये प्रमाण है। सिम्बेक्स जैसे नियमित अभ्यास न केवल मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाते हैं, बल्कि आपसी विश्वास और समझ को भी गहरा करते हैं, जो ऐसे साझा हित वाले क्षेत्रों जैसे मलक्का जलडमरू मध्य में सहयोग के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और एक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसमें भारत शामिल है वो है ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर समझौता। ये क्या है? ये भविष्य की ओर देखने वाला एक महत्वपूर्ण समझौता है। इसका उद्देश्य है समुद्री परिवहन को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन बनाना। जैसे हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल। हाँ, जैसे हरित हाइड्रोजन या अमोनिया जैसे कम उत्सर्जन वाले ईंधन का उपयोग करना, जैसा हमने तूतीकोरिन के संदर्भ में बात की थी। और दूसरा हिस्सा है डिजिटल। अच्छा, मतलब बंदरगाहों और जहाजों के बीच सूचना के आदान प्रदान को बेहतर बनाना, प्रक्रियाओं को आसान करना। भारत का ऐसे समझौतों में शामिल होना वैश्विक सप्लाई चेन में उसकी भूमिका और स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। अब कुछ प्रमुख नई नियुक्तियों पर बात करते हैं। कई महत्वपूर्ण पदों पर नए लोग आए हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनुथिन चानविराकुल। हाँ, और ब्रिटेन की नई गृह मंत्री बनी है शबाना महमूद। जी, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पद हैं। इसके अलावा भारत के संदर्भ में देखें तो दीपक मित्तल को यूएई में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये काफी अहम नियुक्ति है क्योंकि यूएई हमारा प्रमुख रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है। बिल्कुल, इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है। साथ ही आर गांधी को फिर से येस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता का संकेत देता है। और तकनीक की दुनिया में एक बड़ी नियुक्ति हुई है। ओपनएआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया के लिए अपना शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। हाँ, ये नियुक्ति काफी मायने रखती है।
ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के क्षेत्र में दुनिया की लीडिंग कंपनियों में से एक है। सही। उनका भारत और एशिया में शिक्षा पर फोकस करना और उसके लिए एक भारतीय प्रमुख नियुक्त करना ये दिखाता है कि वे इस क्षेत्र को एआई के विकास और अपनाने के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। ये ग्लोबल टेक सीन में भारत की बढ़ती प्रतिभा और भूमिका का भी प्रमाण है। और हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हुई है, अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला। जी, ये न्यायपालिका को मजबूत करने की दिशा में कदम है। और कौस्तुभ कुलकर्णी की सिटी बैंक एशिया पैसिफिक में नियुक्ति भी फाइनेंस सेक्टर में भारतीय प्रोफेशनल्स की बढ़ती अहमियत दिखाती है। वैश्विक रैंकिंग्स की बात करें तो इस बार सिंगापुर का प्रदर्शन तो मतलब कमाल का है। हाँ, बिल्कुल। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग, तीनों में सिंगापुर पहले स्थान पर है। जी, लगातार इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे? ये वाकई काबिले तारीफ है और सोचने पर मजबूर करता है। सिंगापुर की सफलता के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, शिक्षा और टैलेंट डेवलपमेंट में भारी निवेश, इनोवेशन पर जोर। हाँ, इनोवेशन और तकनीक को अपनाने पर जोर, एक स्थिर और कुशल शासन प्रणाली और शायद एक छोटा और केंद्रित राष्ट्र होने का फायदा भी। वे लगातार भविष्य की तैयारी करते दिखते हैं, चाहे वो एआई हो, यात्रा सुगमता हो या इंफ्रास्ट्रक्चर। उनकी सफलता निश्चित रूप से दुनिया भर के शहरों और देशों के लिए सीखने का एक मॉडल पेश करती है। खेल की दुनिया से एक खबर। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 जीत लिया है। ये महिला फुटबॉल के बढ़ते स्तर और लोकप्रियता का एक और उदाहरण है। इंग्लैंड के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये दिखाता है कि महिला खेलों में कंपटीशन कितना बढ़ गया है। अब आते हैं संस्कृति के क्षेत्र में, जहां विचारों का आदान प्रदान होता है, यानी किताबें। कई नई और महत्वपूर्ण किताबें आई हैं। हाँ, काफी सारी। जैसे प्रियंबदा जयकुमार की एमएस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया का हिंदी संस्करण आया है, जो हरित क्रांति के जनक को श्रद्धांजलि है। हाँ, और साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स भी प्रकाशित हुई है। ये तो जरूर पढ़ने लायक होगी, संविधान के महत्व पर। बिल्कुल। राजनीति पर मनोज झांकी इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स गठबंधन सरकारों की जटिलताओं और संभावनाओं पर बात करती है। तो राम माधव की द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका पर केंद्रित है। हाँ, ये किताबें दिखाती हैं कि इतिहास, संविधान, राजनीति और वैश्विक मामलों पर गंभीर चिंतन और लेखन हो रहा है। सही। इनके अलावा न्याय प्रणाली पर कंचन चक्रवर्ती की जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, क्रिकेट पर आर कौशिक की द राइज ऑफ द हिटमैन, रोहित शर्मा पर है शायद ये। हाँ उन्हीं पर, चेतना पर सगाटा श्रीनिवास राजू की द कॉन्शियस नेटवर्क और नीम पर डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी की ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी भी आई हैं। विषयों की काफी विविधता है। बिल्कुल, ये विविधता दर्शाती हैं कि पाठक और लेखक दोनों ही विभिन्न विषयों में रुचि ले रहे हैं। व्यक्तिगत उपलब्धियों से लेकर व्यवस्थागत मुद्दों तक, विज्ञान से लेकर दर्शन तक। ये एक जीवंत बौद्धिक माहौल का संकेत है। और संस्कृति का एक और पहलू है ब्रांड्स और उनके चेहरे। ब्रांड एम्बेसडर की दुनिया में भी काफी हलचल है। रोहित शर्मा अब स्केचर्स के साथ साथ टीसीएल इंडिया के भी एम्बेसडर हैं। अच्छा, टीसीएल के भी? हाँ, शाहरुख खान जोमैटो से जुड़े हैं, माधुरी दीक्षित ओडिशा हथकरघा उद्योग को प्रमोट कर रही हैं। यह दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रों के ब्रांड मशहूर हस्तियों का उपयोग कर रहे हैं। रोहित शर्मा का स्पोर्ट्सवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों से जुड़ना शायद युवा, टेक सेवी और लाइफस्टाइल ओरिएंटेड उपभोक्ताओं को टारगेट करता है। हाँ, हो सकता है। शाहरुख खान की जोमैटो के साथ साझेदारी फूड टेक जैसे बड़े बाजार में उनकी जबरदस्त अपील का फायदा उठाती है, और माधुरी दीक्षित का ओडिशा हथकरघा से जुड़ना सरकारी पहल को विश्वसनीयता और ग्लैमर देता है। सही बात है। इसी तरह सारा तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया पर्यटन के लिए, कैटरीना कैफ मालदीव्स के ग्लोबल एम्बेसडर। अच्छा, कैटरीना कैफ मालदीव के लिए? हाँ, महेंद्र सिंह धोनी डिटॉल के लिए और शुभमन गिल ओखले के लिए चुने गए हैं। हाँ, यहाँ भी वही पैटर्न दिखता है। पर्यटन, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव के लिए युवा अपील वाली हस्तियां, स्वास्थ्य और स्वच्छता, डिटॉल के लिए धोनी जैसा भरोसेमंद चेहरा, और स्पोर्ट्स एसेसरीज ओखले के लिए उभरता हुआ क्रिकेट स्टार। हाँ, शुभमन गिल। हर ब्रांड अपनी छवि, टारगेट ऑडियंस और संदेश के हिसाब से सेलिब्रिटी चुन रहा है। ये दिखाता है कि विज्ञापन की दुनिया में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट अभी भी कितना महत्वपूर्ण है।
अंत में बैंकिंग और तकनीक से जुड़ी कुछ छोटी लेकिन ध्यान देने योग्य खबरें हैं। भारतीय स्टेट बैंक मतलब एसबीआई ने एमएसएमई के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र खोला है। ये एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत अच्छा कदम है। वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनको समर्थन देने की दिशा में ये एक सकारात्मक कदम है। इन केंद्रों से उन्हें वित्तीय मदद के अलावा सलाह भी मिलेगी। हाँ, विशेषज्ञ सलाह और अन्य संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं ऐसे केंद्र। एक्सिस बैंक ने लॉक एफडी नाम से एक नई फिक्स्ड डिपॉजिट सुविधा शुरू की है और जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो नाम से एक खाता लॉन्च किया है। लॉक एफडी शायद ग्राहकों को पारंपरिक एफडी की तुलना में कुछ अलग या बेहतर रिटर्न या शर्तें देने का एक तरीका है, जिससे वो अपनी बचत को लॉक इन कर सकें। वहीं जियो पेमेंट बैंक का सेविंग्स प्रो डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और नए ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश का हिस्सा लगता है, शायद कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। ये सभी पहले बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन और इनोवेशन को दर्शाती हैं। तो आज के इस चर्चा से कई बातें उभर कर सामने आई। एक और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े लक्ष्यों जैसे दाल उत्पादन, आत्मनिर्भरता और नीतिगत बदलावों पर जोर है, जैसे श्रम कानून, हरित ऊर्जा। हाँ, तो दूसरी ओर जमीनी स्तर पर जरूरतमंदों के लिए विश्राम गृह जैसी पहलें भी हो रही हैं। बिल्कुल। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत की सक्रियता बढ़ रही है, चाहे वो सिंगापुर के साथ रणनीतिक साझेदारी हो, जैसे मलक्का या सिम्बैक्स, या वैश्विक शिपिंग को टिकाऊ बनाने का प्रयास हो। हाँ, या फिर संघर्ष के बाद स्थिरता लाने में भूमिका निभाने की तैयारी। नई नियुक्तियां खासतौर पर टेक्निक और कूटनीति में भविष्य की दिशा का संकेत दे रही हैं। और हमने देखा कि कैसे तकनीक, चाहे वो डीआरडीओ हो, हॉक सिस्टम, हरित हाइड्रोजन या एआई, लगभग हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही है। सही। संस्कृति में भी किताबों और ब्रांड एंडोर्समेंट्स के जरिए समकालीन समाज के मुद्दे और ट्रेंड्स झलक रहे हैं। ये सब आपस में जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, ये एक जटिल ताना बाना है जहां राष्ट्रीय आकांक्षाएं, वैश्विक रुझान, तकनीकी प्रगति और जमीनी हकीकतें एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। इन सभी अलग अलग कड़ियों को जोड़कर देखने पर ही पूरी तस्वीर साफ होती है। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोता सोचना चाहें। जी। जब इतने सारे अलग अलग मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है, बड़ी रणनीतिक साझेदारियों से लेकर 2047 जैसे महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्यों तक और विश्राम गृह जैसी बेहद स्थानीय पहलों तक, तो क्या इन विविध प्रयासों के बीच पर्याप्त तालमेल है? क्या ये सब मिलकर भारत को उसके बड़े लक्ष्यों की ओर प्रभावी ढंग से ले जा रहे हैं? ये एक अहम सवाल है। या फिर सिंगापुर की लगातार सफलता को देखते हुए क्या शासन, योजना और कार्यान्वयन के कुछ खास सबक हैं जो अन्य देश या शहर सिंगापुर के विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में लगातार टॉप पर रहने से सीख सकते हैं? इस पर विचार कीजिएगा।